स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको रसखान जी का जो अगला सवैया है तीसरे नंबर का, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, इस सवैये का हम आपको संदर्भ लिखने का तरीका बताएंगे, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी और साथ ही इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा। क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आता है वह कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 पद्यांश दिए रहेंगे, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है और काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है। और आपको यहाँ से कितने नंबर मिलते हैं? 6 नंबर मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको रसखान जी का जो तीसरे नंबर का सवैया है और इस सवैये का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बता दूं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हम आपको हिंदी गद्य से, हिंदी पद्य से और हिंदी संस्कृत खंड से तथा हिंदी व्याकरण खंड से महत्वपूर्ण वीडियो के द्वारा तैयारी करवाएंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि आपको इस बार सन 2021-22 के लिए कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। आप उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको हिंदी गद्य में, हिंदी काव्य में और हिंदी का जो संस्कृत खंड है उसमें कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। तो जो रसखान का यह तीसरा सवैया है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको पद्यांश की प्रथम लाइन से 2 या 3 शब्दों को इस तरह से लिख लेना है और इसके बाद आपको पद्यांश की यानी सवैये की अंतिम लाइन से 2 या 3 शब्दों को इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, धूरी भरे अति, और इसके बाद डैश डैश का निशान लगा हुआ है। इसके बाद अंतिम का शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर माखन रोटी। अब आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन हैं? रसखान जी हैं। और संदर्भ लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, में संकलित सवैये यह भी आपको पाठ का नाम या शीर्षक का नाम आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, और आपको रचयिता का नाम यानी जो रचयिता हैं या कवि हैं उनका नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो बिल्कुल आसान तरीका है संदर्भ लिखने का। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन हैं? रसखान जी हैं। अब इसकी सरल व्याख्या क्या हो जाएगी प्रस्तुत सवैये की, और इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आप व्याख्या कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कविवर रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कहती है कि श्री कृष्ण का वह बाल रूप कितना मनोहर है, कितना सुंदर है, वह धूल में सने हुए हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, वह धूल में सने हुए हैं और सिर पर चोटी भी वैसी ही शोभा पा रही है। कैसी शोभा पा रही है? तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर जो चोटी है वह भी वैसी ही शोभा पा रही है। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। क्या कहती है गोपी? अपनी सहेली
दूसरी गोपी से श्री कृष्ण ने पीला कच्छा पहन रखा है और वह अपने आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं। क्या कहती है कि श्री कृष्ण ने पीला कच्छा पहन रखा है, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। श्री कृष्ण ने पीला कच्छा पहन रखा है और वह अपने आंगन में क्या कर रहे हैं, खेलते खाते फिर रहे हैं। और जब वह चलते फिरते हैं तो उनके पैरों में पैजनियों की ध्वनि होती है। जब वह चलते फिरते हैं तो उनके पैरों में पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, उनके पैरों में पैजनियों की बड़ी मधुर ध्वनि होती है। आगे रसखान जी लिखते हैं, वा छवि को रसखाने बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। गोपी अपनी सखी से आगे क्या कहती है कि हे सखी, अद्भुत है कृष्ण का वह रूप, वह छवि को रसखान बिलोकत। अद्भुत है वह कृष्ण का रूप जिसे देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर सकता है। कहने का अर्थ है कि अद्भुत है भगवान श्री कृष्ण का वह रूप और उस शोभा को देखकर तो कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर सकता है। वह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। उस शोभा को देख करके कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर सकता है। और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। क्या कहती है गोपी अपनी सहेली गोपी से कि हे मेरी सहेली, उस कावे के भाग्य की कहाँ तक सराहना करें जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन ले गया। कविवर रसखान क्या लिखते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उस कावे के भाग्य की कहाँ तक सराहना की जाए जिसने भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया और उसे खा लिया हो। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालना है, व्याख्या। और क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कविवर रसखान कहते हैं कि कृष्ण के बाल रूप को देखकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण का वह बाल रूप कितना मनोहर है, वह धूल में सने हुए हैं और सिर पर चोटी भी वैसी ही शोभा पा रही है। कैसी शोभा पा रही है? जिस प्रकार से श्री कृष्ण धूल में सने हुए हैं, ठीक उनकी चोटी भी उसी तरह से धूल में सनी हुई शोभा पा रही है। और आगे क्या लिखते हैं कविवर रसखान, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। क्या कहते हैं कविवर रसखान कि श्री कृष्ण ने पीला कच्छा पहन रखा है। कैसा कच्छा पहन रखा है? पीला कच्छा पहन रखा है और वह अपने आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना, और वह अपने आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं और चलते फिरते उनके पैरों में पैजनियों की ध्वनि होती है। और जब वह चलते हैं तो उनके पैरों में जो पैजनियां बंधी हुई हैं उनकी बड़ी मधुर ध्वनि होती है। और हे सखी, आगे रसखान कवि क्या लिखते हैं कि वह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। क्या लिखते हैं कविवर रसखान? वह गोपी अपनी सखी से क्या कहती है कि हे सखी, अद्भुत है कृष्ण का वह रूप, वह कृष्ण का रूप बड़ा सुंदर है, बड़ा अद्भुत है। क्यों? क्योंकि उस शोभा को देख कर तो कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर सकता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की उस शोभा को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर सकता है। और अंत में रसखान कवि क्या लिखते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो
माखन रोटी। कविवर रश खान क्या कहते हैं, उस कावे के भाग्य की कहाँ तक सराहना करें जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन ले गया। कविवर रश खान कहते हैं कि गोपी अपनी सहेली से कह रही है कि उस कावे के भाग्य की कहाँ तक सराहना की जाए जिसने भगवान श्री कृष्ण के हाथों से ही मक्खन और रोटी छीन कर ले गया और उसे खा लिया। तो इस तरह से आप इसकी व्याख्या लिख देंगे। अब इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा, तो आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य, और काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पहला ही बिंदु है भाषा। तो रसखान के जितने भी सवैये हैं उन सभी की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और दूसरा बिंदु है रस, तो यहाँ पर किस रस की अनुभूति हुई है, भक्ति रस की अनुभूति हुई है। और तीसरा बिंदु है छंद, तो यह कौन सा छंद है, सवैया छंद है कि दोहा है कि चौपाई है कि सोठा है। तो यह जो पद्यांश है यह किस छंद में है, सवैया छंद में है, क्योंकि रसखान के ये क्या हैं, सवैये हैं। और अगला बिंदु है अलंकार। अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। और शैली कौन सी है, वर्णनात्मक शैली है। तो उम्मीद है कि आपको संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या लिखने का तरीका और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़ करके आप इसी तरह के वीडियो देखकर अपनी विधिवत तैयारी कीजिए बोर्ड परीक्षा सन 2022 की, क्योंकि यहाँ पर हम आपको हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, हिंदी व्याकरण और हिंदी संस्कृत खंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोज के द्वारा आपकी बेहतर तैयारी करवाएंगे बोर्ड परीक्षा 2022 की। आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है और चैनल के साथ अपनी सहभागिता निभाते हुए अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की विधिवत तैयारी करना है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।